यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। तो ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं 50 एमसीक्यूज। दोस्तों ये 50 एमसीक्यूज आपको 4 ऑप्शंस के साथ मिलेंगे। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये 101% किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने मिलेंगे। थोड़े से टफ क्वेश्चन है तो 50 में से आपके लिए टारगेट है 30 नंबरों का। यदि आप पढ़ाई करते हो ईमानदारी से, जॉब चाहिए, तो 50 में से कम 30 प्रश्न सही करो। स्टार्ट करते हैं, गिनते जाना कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ना। बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो एक सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है? तो वो है आपकी गैम्बूसिया। ये गैम्बूसिया मछली क्या करती है कि जो पानी में लार्वा होते हैं मच्छरों के, उनको खा जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गैम्बूसिया इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है आपका ईईजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सबसे पहले तो आपको कमेंट करके मुझे ईईजी का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। ईईजी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ईईजी का प्रयोग होता है आपका मस्तिष्क के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, मस्तिष्क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है कब? तो विश्व मधुमेह दिवस यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन दिए आपको, 14 तारीख दी है, 14 तारीख तो फिक्स हो गई। फरवरी, मई, सितंबर, नवंबर, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, विश्व मधुमेह दिवस, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल होता है। तो ताड़ी के किण्वन में शामिल होने वाले जीव का नाम है सैकेरोमाइसीज। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, सैकेरोमाइसीज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कमेंट करके बताइए आप लैक्टोबैसिलस किससे संबंधित है? लैक्टोबैसिलस को आप क्यों पढ़ते हो, क्यों जानते हो, किस चीज से संबंधित है लैक्टोबैसिलस? अगला प्रश्न देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? तो स्वेद वाष्पन से यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी ऊष्मा शोषक क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा शोषक क्रिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधे में जीवन है? तो पेड़ पौधे में जीवन है, ये आविष्कारक, इसके आविष्कारक थे आपके बोस। कौन से बोस? तो जेसी बोस। ऑप्शन नंबर बी, जेसी बोस पेड़ पौधे में जीवन है, इसका आविष्कारक माना जाता है इनको। पेशी थकान के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो पेशी थकान के लिए यहां पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है। आपको पता है ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल आपकी थकान के लिए, पेशियों की थकान के लिए जो है उत्तरदायी होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया कि निर्जलित व्यक्ति को, मतलब जो डिहाइड्रेट व्यक्ति है, उसको क्या नहीं पीना चाहिए? तो डिहाइड्रेटेड व्यक्ति को, यदि आपको जल मिल रहा है, समुद्र का पानी मिल रहा है और आप सोचो प्यास बुझ जाएगी, तो समुद्री जल बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, बहुत खतरनाक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर समुद्री जल नहीं पीना चाहिए। आपको बहुत तेज प्यास लगी है, समुद्र के बीचों बीच हो, समुद्री जल बिल्कुल भूल के ही मत पीना, नहीं तो आपकी और तबीयत खराब हो जाएगी, डिहाइड्रेट आप और हो जाएंगे। पेशमेकर निम्न नाम से भी जाना जाता है, बताइए। तो पेस मेकर को बोलते हैं, दूसरा नाम है उसका एस ए नोट्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए पेस मेकर का यूज कहां पर करते हैं? पेस मेकर है क्या आखिर? ये कौन सी बला है पेस मेकर जो एग्जाम में बार पूछी जाती है? देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो आईसी चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है, सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। तो डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहले जो विकसित किया गया था वो विकसित किया गया था आपका ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है पोखरण मूवी देखी आपने? पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है। तो पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? तो उसका कोड था, आधिकारिक कोड, स्माइलिंग बुद्धा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला परमाणु परीक्षण था पोखरण, इस पे मूवी भी बनी है ना। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है, बताइए। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो काम होता है, यहां पर आपके जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या रहेगा? कोई अर्धचालक है सेमीकंडक्टर ना, वो है ना, तो उसका जब यदि आप जैसे इसको गर्म करोगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा, मतलब वो चालक थोड़ा थोड़ा चालक जैसे व्यवहार करने लगेगा, थोड़ा बोलेगा जाओ भैया करंट, हमने अपना प्रतिरोध कम कर लिया, थोड़ा और ज्यादा चले जाओ, ठीक है। प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, सिंपल याद रखिए, गर्म करने पर अर्धचालक को। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दुष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है किससे? प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट को डीसी में परिवर्तित कैसे करते हैं? एसी को डीसी में परिवर्तित करने का जो काम होता है वो होता है आपका रेक्टिफायर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी रेक्टिफायर यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक असंजित होता है, चोक कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चोक कुंडली जो है लाइन वोल्टता को बढ़ा देगी, ऑप्शन नंबर ए, लाइन वोल्टता को चोक कुंडली बढ़ा देगी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्यूज का सिद्धांत बताइए। तो फ्यूज जो काम करता है वो काम करता है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव यहां पर फ्यूज के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न में पूछा गया है, शुष्कता दशा संदर्भित है किससे? तो शुष्कता दशा आपका जो होता है निम्न आर्द्रता से संदर्भित है, ऑप्शन नंबर बी, निम्न आर्द्रता इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, ऐसा क्यों होता है? तो जब हवा तेज चल रही हो उस रात ओस नहीं बनेगी, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है तो ओस नहीं बन पाती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस आधार पर होती है? तो आपने सुना होगा डेजर्ट कूलर, तो डेजर्ट कूलर जो है वाष्पन शीतलन पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी, वाष्पन शीतलन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो पसीने का मुख्य उपयोग आपके शरीर के ताप को नियंत्रित करना है, ऑप्शन नंबर ए, जब ही गर्मी में ही ज्यादा पसीना क्यों निकलता है? क्योंकि उस समय टेम्परेचर आपका बॉडी का बढ़ने लगता है और पसीने से क्या ठंडी हो जाती है बॉडी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो पानी में आप नमक मिलाएंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा सबसे पहले, और जमाव बिंदु घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाएगा, याद रखिएगा। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु का कार्य करने का जो सिद्धांत होता है वो होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है, प्रेशर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गैसों का दाब मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु उसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शीशे की छड़ को भाप में रखोगे, लंबाई आपकी बढ़ जाएगी और चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। गर्म करने से विस्तारण कैसा होगा? तो पदार्थ का विस्तारण गर्म करने से पदार्थ के घनत्व को घटा देता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पदार्थ का घनत्व घट जाएगा विस्तारण से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में वायु का बुलबुला किस तरह व्यवहार करेगा? तो जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? तो रेटिना पर जो चित्र बनेगा वो वस्तु से सबसे पहले छोटा बनेगा, तभी तो, और वस्तु का उल्टा बनेगा, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, वस्तु से छोटा और उल्टा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है। अगला देखिए, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इस कारण से एक निश्चित दूरी के बाद जो है दूरदर्शन के संकेत आपको नहीं मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हवाओं की ऊर्जा होती है कैसी? तो हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। स्थितिज भी नहीं होती, वैद्युत भी नहीं, और स्थितिज गतिज दोनों नहीं, केवल गतिज होती हवाएं। अगला प्रश्न देखिए, बल गुणनफल है किस किस का? तो बल जो गुणनफल है वो है आपका द्रव्यमान का और त्वरण का। बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, F = ma, मतलब फोर्स मतलब बल, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका विस्थापन भी सदिश है, वेग सदिश है, बल सदिश, आयतन एक सदिश राशि नहीं है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत बताइए। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत जो है अपकेंद्रण बल पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण बल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीते में मुख्यतः आपका विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर विटामिन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पपीते के लिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो यदि आपको लंबे समय तक कसरत करना है तो कार्बोहाइड्रेट लीजिए, ऑप्शन नंबर सी,
कार्बोहाइड्रेट लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ ग्लूटेन है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूटेन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो फंक द्वारा यहां पर विटामिन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए फंक जो है विटामिन से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में आपका जो लाल प्रकाश होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल प्रकाश सही आंसर हो जाएगा। मटर पौधा है किस टाइप का? तो मटर एक पौधा कहलाता है, शाक पौधा। ऑप्शन नंबर ए शाक पौधा यहां पर मटर के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मानव की खोपड़ी में यहां पर जो ऑप्शंस के अनुसार 28 अस्थियां होती हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, 28 अस्थियां। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व शरीर में कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल कैल्शियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिकतम मात्रा की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ऑप्शंस के अनुसार यहां पर सही आंसर हो जाएगा लसिका कोशिकाएं के लिए तिल्ली। ऑप्शन नंबर डी तिल्ली राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार लिंग गुणसूत्र आपके छिपकली में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। पीतपिंड कहां पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो पीतपिंड आपके यहां पर सही आंसर हो जाएगा अंडाशय में पाए जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। ऑप्शन नंबर बी अंडाशय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता जो है वो उत्परिवर्तन के कारण है। ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है नीलहरित शैवाल का उपयोग जो है नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है किसको? तो नीलहरित शैवाल का यूज किया जाता है धान को नत्रजन आपूर्ति होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी धान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नीलहरित शैवाल के लिए। निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार एजोला एक जैव उर्वरक का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और यह रहा आज का आपका आखिरी प्रश्न। और अब आपसे मैं पूछता हूं एक सरप्राइज क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको कमेंट करके बताना है कि आम का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? आम खाया है, बहुत खाया होगा, आम के जूस भी पिए होंगे। आम का कौन सा भाग खाने योग्य भाग होता है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आम का वैज्ञानिक नाम भी कमेंट करके बताइएगा यदि आप लोगों में से किसी को पता है आम का वैज्ञानिक नाम, जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। कमेंट करके बताइए 50 में से करीब करीब कितने प्रश्न आपके सही गए। बहुत बहुत धन्यवाद।